अगर मैं शरीर का एक एक कतरा खून का बहा दूं तब भी मैं धारचूला मुंशियारी के चाहे किसी भी दल का व्यक्ति हो उसके एहसानों को नहीं चुका सकता। उत्तराखंड की सीमावर्ती विधानसभाओं में से एक धारचूला विधानसभा, जो कि तिब्बत और नेपाल से सीमा साझा करती है, और यहाँ से लगातार 3 बार के विधायक हैं हरीश धामी। मैं कभी भी किसी के पीठ में वार नहीं करना चाहता, मैं सीधे गोली खाऊंगा भी तो सीने में खाऊंगा और मारूंगा तो सीने में। इस विधानसभा की कुछ अच्छी बातें हैं कि यहाँ सुबह सुबह धूप सेकने को मिलती है, सामने पंचचूली के दर्शन हो जाते हैं, बहुत सारी नदियाँ बहती हैं। लेकिन इसके विपरीत यहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर, यहाँ शिक्षा को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशानियाँ जनता को झेलनी पड़ती हैं। मैं मानता हूँ हम उत्तराखंड के शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि उस दिन दे पाएंगे जब हम हर गांव में सड़क, बिजली, पानी और स्वास्थ्य और शिक्षा दे पाएंगे। ये बड़ा घी पर नमक, क्या बात है। सब्जी की तरह इसी को यूज करो। हमारा फूड वैसे इतना अच्छा है फिर भी इतना पॉपुलर नहीं हो पा रहा, क्या बात? और माताजी कहते थे बेटा खा, अगर मरेगा भी तो खा के मरा गए। इस जगह का नाम मधकोट है, जहाँ विधायक हरीश धामी का आवास है। आपकी जो विधानसभा है वो एक सीमांत विधानसभा है, तो सीमांत विधानसभा होने के नाते आपको क्या चैलेंजेस, क्या चुनौतियां सबसे ज़्यादा यहाँ पर आती हैं? सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करूंगा। मेरी विधानसभा सबसे सुंदर और सबसे खूबसूरत कह सकता हूं, और उसके साथ साथ सबसे कठिन, सबसे जटिल परिस्थितियों का विधानसभा है। अगर जिस हिसाब से हमको बजट मिलता है या सरकारों की जो रवैया है उस हिसाब से तो आज के 100 साल बाद भी हम ये पूरी विधानसभा को चाहे नेटवर्किंग से है या सड़कों के माध्यम से है या सुविधा जो स्वास्थ्य शिक्षा का है उससे भी शायद हम कवर नहीं कर पाएंगे। मेरा ये मानना है कि पर्वतीय क्षेत्र के लिए जो इस तरह के हमारा धारचूला है, हमारा चमोली है, हमारा कपकोट है, ये हमारा उत्तरकाशी के कुछ एरियाज़ हैं, ये जो दुर्गम क्षेत्र हैं इनके लिए एक सरकारों को एक्स्ट्रा बजट बनाना चाहिए और एक इसके लिए बजट प्लान जो है एक नए तरीके से बनाना चाहिए जिससे कि इन क्षेत्रों का विकास हो। आज केंद्र सरकार जो है जो हमारे आखिरी गांव हैं उनको प्रथम गांव तो कह रही है, लेकिन प्रथम गांव तब हम उसको मानेंगे जब वहाँ पर आप तमाम सुविधाएं देंगे। आप अगर आज देखते हैं तो इसी मुंशियारी में ही, प्रॉपर मुंशियारी में हूँ मैं अभी, तहसील मुख्यालय में, यहीं पर नेटवर्क ये जो है ढंग की व्यवस्था नहीं है। स्वास्थ्य सेवाएं लचर हैं, कुछ भी नहीं है। आप देखेंगे तो विद्यालयों में टीचर नहीं है, विद्यालय में प्रिंसिपल नहीं है, और सड़कों के हाल आप देख ही रहे हैं। तो ये अपने आप में एक चैलेंज है। तो मेरा ये मानना है कि जब तक हम इस विधानसभा के लिए एक विशेष पैकेज, मतलब एक इसी धारचूला को ही नहीं बल्कि उत्तराखंड के जो पर्वतीय ऐसे दुर्गम जो विधानसभाएं हैं जिनकी सबसे बड़ी जो है विधानसभा का क्षेत्रफल सबसे बड़ा हो, मेरे हिसाब से सबसे बड़ा क्षेत्रफल या तो मेरी विधानसभा का है या फिर बद्रीनाथ का है। अब ये मेरी जो विधानसभा है, आप ये मानिए इसका क्षेत्रफल, अगर हम धारचूला की ओर जाते हैं तो एक साइड नेपाल पड़ता है, एक साइड तिब्बत पड़ता है। तिब्बत तो करीब करीब मेरे यहाँ तीनों साइड से पड़ता है, और चौथा साइड जो हमारा है वो आपका बद्रीनाथ विधानसभा के ऊपर गंगपानी जो है एक जगह, वहाँ तक सीमा पड़ती है। तो अब ये मानिए कितनी बड़ी विकट विधानसभा है। अब जैसे लोग तो नाराज हो जाते होंगे कि इतनी बड़ी विधानसभा है और विधायक जी नहीं आ पाते हैं क्योंकि इतना बड़ा क्षेत्रफल है। देखिए, लोग न पहुंचने से नाराज़ नहीं होते हैं, वो नाराज़ होते हैं कि विधायक 3 बार बन गया और हमारे यहाँ सड़क नहीं आई, हमारे यहाँ बिजली नहीं आई, हमारे यहाँ मोबाइल टावर नहीं है, हमारे स्कूलों में बच्चों के लिए जो है अध्यापक नहीं है और स्वास्थ्य सेवा नहीं है। इससे नाराज़गी है लोगों की। अगर आप पक्ष में होते, अगर सरकार में होते तो ये थोड़ा सा आसान होता आपके लिए कर पाना? आसान नहीं। देखिए, अगर हमको दोबारा मौका मिल गया होता तो मैं इतना चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि सड़कें तो मैं हर गांव में जोड़ देता। गांव को नहीं, तोकों को, गांव को तो करीब करीब हमने जोड़ा है। कुछ गांव छूटे हैं और जो छूटे थे उनके भी हमने जो है उसमें शासनादेश कर दिए थे, जीओ कर दिए थे।
डबल इंजन की सरकार आई तो सब रुक गए हैं। तो मेरा ये मानना था अगर एक मौका हमको सरकार में सत्ता में मिलता तो मैं 90% यहाँ की जो परेशानियाँ था उसको हल कर सकता था। विधानसभा में थोड़ा नाराज भी दिखे थे आप उत्तराखंड राज्य स्थापना के अवसर पर। देखिए, हम लोग रजत जयंती मनाने की बात कर रहे हैं और वो रजत जयंती किस बात का मना रहे हैं? जब हम उत्तराखंड के लोगों को जिन्होंने एक सोच के साथ उत्तराखंड के लिए अपनी प्राणों की आहुति दी, जो उत्तराखंड के हमारे जो शहीद हैं उत्तराखंड राज्य के लिए जिन्होंने प्राणों की आहुति दिया, कई बहनों के साथ अभद्रता हुई, कई हमारे जो है उत्तराखंड आंदोलनकारी जेलों में रहे, उनके जो उनकी सोच थी उस पर तो ठेस पहुंची है, क्योंकि उन्होंने जिस मकसद से लड़ाई लड़ी थी वो तो पूरा हुआ ही नहीं। अगर पूरा हुआ तो केवल नेताओं का, ठेकेदारों का और अधिकारियों का। मैं ही कह रहा हूँ अगर उत्तराखंड राज्य नहीं बनता तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉक प्रमुख बनता। मैं तीसरी बार का विधायक बन चुका हूँ और मैं कैबिनेट स्टेटस का जो है मुझे मंत्री का दर्जा भी मिल चुका है। तो मेरा सीधे सीधे मानना है जिस दिन उत्तराखंड के विधायक या मंत्री अपने आप को आम जनता की पीड़ा को देखते हुए काम करेंगे, उस दिन उत्तराखंड की रजत जयंती उस दिन मनाई जानी चाहिए। और मेरी नाराज़गी का कारण यही था, हम हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं दे पा रहे हैं, स्कूल में अध्यापक नहीं दे पा रहे हैं, गांव में जो है मोबाइल टावर नहीं दे पा रहे हैं, जहां पर आज डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, मोबाइल टावर से नहीं जोड़ पा रहे हैं, लोगों को जो है सड़कें नहीं दे पा रहे हैं, और हम उसके बाद भी हम कह रहे हैं रजत जयंती मना रहे, तो ये तो गलत है। ये कहीं ना कहीं उत्तराखंड के शहीदों के लिए उनकी जो भावनाएं थी उसको ठेस पहुंचाने का काम था। मैं मानता हूं हम उत्तराखंड के शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि उस दिन दे पाएंगे जब हम हर गांव में सड़क, बिजली, पानी और स्वास्थ्य और शिक्षा दे पाएंगे, तभी हम उत्तराखंड का विकास उस दिन मानेंगे कि वास्तव में उत्तराखंड आगे बढ़ा है। नहीं तो जैसे हमने उत्तर प्रदेश में देखा था वैसे ही तो है, केवल बत्ती धारक ज़्यादा बढ़ गए, माननीय लोग बढ़ गए, ठेकेदार बढ़ गए, बाकी तो सामान्य है। ये मुंशियारी में तब भी सड़क थी, आज भी सड़क है। महिलाओं को जब प्रसव पीड़ा होती है उस वक्त तो आपकी विधानसभा बड़ी परेशान हो जाती होगी, मतलब आपके अंदर का जो उबाल है वो बाहर निकल जाता है। देखिए, मैंने यहाँ पर पहले एक फीमेल डॉक्टर थी हमारी गाइनो से, मैडम पांगती, जब से उनका पिथौरागढ़ मुंशियारी से ट्रांसफ़र हुआ, कभी मैंने जो है प्रसव पीड़ा का जो है मातृशक्ति को मुंशियारी में इलाज मिलते हुए नहीं देखा। बल्कि कई हादसे तो ये हुए कि एम्बुलेंस में बच्चा हो गया या कभी एम्बुलेंस में डेथ हो गई, इस तरह की है। लेकिन अभी एक उम्मीद की किरण जगी है। मैं गोरीछाल क्षेत्र में था तो कुछ वहाँ के लोगों ने मुझे बताया कि हमारी एक नर्स बहन है, आपके एएनएम, सुना कि वो महीने में 10-15 आपके जो है ये प्रसव पीड़ा के केस वो बरम के जो है एएनएम सेंटर में कर रही है। तो मैं चाहूँगा ऐसे महिलाओं को जो है सरकार सम्मान करे और उनको कुछ अतिरिक्त जो है सुविधा देने का काम करे, क्योंकि जब उत्तराखंड राज्य नहीं बना था और पहले जब हॉस्पिटल नहीं थे तो तब मैं देखता था कि हमारी एक दाई माँ होती थी और उस समय डॉक्टरों के द्वारा नहीं, दाई माँ के द्वारा भी बच्चों का जन्म होता था, उनसे सहयोग लिया जाता था। तो कहीं ना कहीं पर्वतीय क्षेत्रों में इसको भी आगे बढ़ाना चाहिए और ये हरीश रावत जी ने उसमें किया था। लेकिन जैसे डबल इंजन की अच्छे दिनों की सरकार आई तो सब गायब हो गए। पुष्कर धामी तो आपके दोस्त हैं? देखिए, बड़े भाई हैं और मैंने तो इसी उम्मीद से उनके लिए अपनी सीट छोड़ने की भी बात कही थी। आज कहीं ना कहीं मैं अगर अपनी पार्टी में राजनीति में पीछे हूँ तो शायद यही कारण रहा होगा कि मैंने विपक्ष के लिए सीट छोड़ने की बात कही थी। उसमें मेरा कोई लालच नहीं था, मेरा लालच एक चीज़ था, क्योंकि मैं एक सैनिक का बेटा हूँ। मैं हमेशा चाहता हूँ कि मैंने जो जनता से वादे किए मैं उसको पूरा कर सकूँ और मेरा यही मकसद था। अगर मैं सीट छोड़ दूंगा, मुख्यमंत्री यहाँ से होगा तो निश्चित तौर पे धारचूला मुंशियारी का विकास होगा। तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान उठाना पड़ा आपको? हाँ बिल्कुल, मैं अपने व्यक्तिगत अपने लिए अपनी राजनीतिक जीवन में मुझे नुकसान बहुत बड़ा है, क्योंकि कहीं पर अगर कोई बात होती है, कहीं पर मुझे जिम्मेदारी की अगर मैं बात भी करता हूँ तो यही कहते हैं कि भाई हमारे साथी कहते हैं इसने तो भाजपा के मुख्यमंत्री के लिए सीट छोड़ने की बात कही। कहने को तो पर्दे के पीछे सबने कहा होगा, लेकिन मैं एक स्वतंत्र विचार का हूँ और मैं एक सैनिक पुत्र होने के नाते
मैं कभी भी किसी के पीठ में वार नहीं करना चाहता। मैं सीधे गोली खाऊंगा भी तो सीने में खाऊंगा और मारूंगा भी तो सीने में मारूंगा। तो इसी मकसद से मैंने खुले जो है आम पब्लिक के बीच में कहा था। रावत जी के लिए भी आपने सीट छोड़ी थी। नहीं, बिल्कुल, वो तो मेरे राजनीतिक गुरु हैं। मैं आज जहाँ पे भी हूँ तो माननीय राहुल जी और हरीश राव जी की बदौलत हूँ, और ऊपर से धारचूला मुंशियारी की जो जनता है उनका आशीर्वाद, उनका प्रेम है कि मुझे तीसरी बार का मौका मिला है। और जब हम लोग केवल 11 रह गए थे तो तब भी मुझे धारचूला मुंशियारी के लोगों ने प्रेम दिया, आशीर्वाद दिया। तो इसको तो मैं या मेरा परिवार, जब तक हमारे शरीर में एक कतरा भी खून का रहेगा तब भी हम उसको चाहेंगे कि यहाँ के लोगों का सेवा करें, क्योंकि इस कर्ज को हम नहीं चुका सकते। जब रावत जी मुख्यमंत्री बने तो उस दौरान पे यहाँ पर थोड़ा काम अच्छा हुआ? थोड़ा नहीं, देखिए हमने मुंशियारी हॉस्पिटल, मतकोट हॉस्पिटल, तेजम हॉस्पिटल, धारचूला हॉस्पिटल, इनका उच्चीकृत करने का काम किया, जिसको बाद में डबल इंजन की सरकार ने फिर डाउन करने का काम किया। हमने 16 इंटर कॉलेज बनाए, 12 जूनियर हाई स्कूलों को उच्चीकृत किया हमने, और करीब 50 से 60 सड़कों का निर्माण हमने किया, 2-2 तहसीलें बनाई, 2-2 पॉलिटेक्निक कॉलेज बनाए। और ये धारचूला मुंशियारी के जो लोग आज नहीं, कई दशकों से आरक्षण की मांग करते थे कि हमको भी जनजाति में शामिल किया जाए चक्रौता की तरह, लेकिन वो राज्य सरकार के हाथ में नहीं था। तो माननीय हरीश रावत जी की सरकार में हम लोगों ने कोशिश किया, अन्वाल समुदाय के तहत इस पूरे धारचूला मुंशियारी के जो गैर जनजाति के लोग हैं उनको अन्वाल समुदाय के तहत ओबीसी का आरक्षण देने का काम किया। उसका नतीजा है आज 4-4 बच्चे पीसीएस में हैं, और मेरे ख्याल से टीचर, इंजीनियर, इसमें तो पता नहीं कितने, मुझे उसकी गिनती नहीं है, कितने पटवारी बने मुझे इसकी गिनती नहीं है। तो कहीं ना कहीं हरीश धामी को तो उसका फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन व्यक्तिगत इस क्षेत्र के लोग जो आरक्षण के लिए हमेशा तरसते थे उनको सबको फ़ायदा हुआ है। और दुख तब होता है जो हरीश रावत, हरीश धामी की सरकार में आरक्षण से सरकारी नौकरी पाता है और वही सोशल मीडिया में लिखता है कि 3 बार के कार्यकाल में हरीश धामी ने क्या किया। तो मैं बल्कि आपके चैनल के माध्यम से मैं उन साथियों को ये कहूँगा कि अगर उनको लगता है कि ये 3 कार्यकाल में हरीश धामी ने क्या किया तो वो आरक्षण छोड़ दे, वो जनरल फाइट करे। तब मैं कहूँगा कि आप अपने बलबूते और अपने जो है मेहनत के माध्यम से आप सरकारी नौकरी पाएँ। अदरवाइज आप ओबीसी का आरक्षण लेके अगर आप बने हैं तो आपको ये अधिकार नहीं जाता कि हरीश धामी ने या हरीश रावत ने क्या किया। और आप सामने देखेंगे पंडित नैन सिंह इंस्टीट्यूट जो बन रहा है वो हरीश रावत जी की देन थी, हमारी सरकार की देन थी। वो इसलिए बनाया था कि उच्च हिमालय क्षेत्र के लोग जो है अपने आप में कर्मठ और मजबूत होते हैं। अगर वहाँ पर सही तरीके से बच्चों को ट्रेनिंग मिलेगा तो बॉक्सिंग में है, पर्वतारोही में है, हमने कहा देश के लिए गोल्ड लाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हम जब सरकार से बाहर गए तो आज उसकी हालत आप देखेंगे, जब जाके देखेंगे तो सारा छत टूटा पड़ा है। कोई उसमें परमानेंट जो है इंस्ट्रक्टरों की नियुक्ति नहीं है। हमने उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, हिमकन्या के नाम से जिसको हम जानते हैं, रीना कौशल धर्मसत्तू, उनको हमने वहाँ पे जो है एज ए डायरेक्टर के तौर पे नियुक्ति किया था और हमको मौका नहीं मिला, हम उनको परमानेंट कर देते। अगर परमानेंट करते तो आज निश्चित तौर पर मुंशियारी के बच्चे साहसिक पर्यटन में और आगे बढ़ रहे होते। और मुझे खुशी होती है आज भी तमाम सुविधाओं के अभाव के बाद भी हमारी बेटियां, हमारे बच्चे गोल्ड लेके आ रहे हैं। मुझे इसमें खुशी होती है। दुख इतना ही होता है कि हम इनको ना मुंशियारी में ये स्टेडियम दे पाए, ना इनको हम अच्छी तरह से जो है ट्रेनिंग सेंटर दे पाए। लेकिन इतना ज़रूर मैं कहूँगा, जब हमको अवसर मिलेगा तो मेरा सबसे पहले मकसद रहेगा कि हम खेल महाकुंभ नहीं करेंगे। हम खेल महाकुंभ उस दिन करेंगे जब हम हर गांव के स्कूलों में एक क्रीड़ा स्थल बना पाएँ, हर गांव में जो है एक इंस्ट्रक्टर की नियुक्ति कर पाएँ, ताकि वहाँ के बच्चों को जो जिस खेल में निपुण है उसको आगे बढ़ाने का काम करें। तब जाके हम उस दिन महाकुंभ करने की बात करेंगे। जब बच्चों को शिक्षा मिलेगी तभी तो हम उसको मैदान में लड़ने के लिए छोड़ पाएंगे। आज तो हमारे बच्चे बिना सीखे हुए भी मैदान में अगर गोल्ड ला रहे हैं तो आप उम्मीद करिए जिस दिन उनको अच्छी सुविधा मिलेगी, अच्छा क्रीड़ा स्थल मिलेगा, अच्छा इंस्ट्रक्टर मिलेगा, अच्छी सुविधाएं मिलेंगी, तो वो कहाँ जाएगा। कैसी स्थिति है अभी आपके स्कूलों की, आपके विधानसभा के स्कूलों की? देखिए बहुत दयनीय स्थिति है। देखो किसी भी इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य नहीं है और सबसे मेन सब्जेक्ट होते हैं मैथ्स, साइंस और इंग्लिश।
इनके टीचर नहीं हैं। आप देखते होंगे, मैं आज से नहीं, मैं अपनी सरकार के समय से लड़ते आता हूँ। मेरा मकसद ये है कि मैं किसी भी दल पर हूँ, लेकिन जहाँ पर मैं अगर जन सेवक बन गया हूँ तो मेरा दायित्व है कि मैं जो मैंने वादे जनता से किए हैं, मैं उस वादे के लिए लड़ूं, उनकी आवाज़ को सदन में रखूं। और उसका परिणाम आपने देखा होगा, 2012 में जब मैं पहली बार विधायक बना तो मैं अपनी सरकार के खिलाफ शायद हिंदुस्तान का पहला विधायक होगा सत्ता पक्ष का जो काली पट्टी बात के सदन में जाता है। उसमें 4 महत्वपूर्ण घोषणाएं थी हमारी। हमने इस धारचूला मुंशियारी में अस्कोट अभ्यारण्य जैसे एक काली कानून फॉरेस्ट का जो आप ये कहिए रिजर्व फॉरेस्ट 1985-86 में यूपी के द्वारा थोपा गया था, उसके लिए मुंशियारी में पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए, तहसील के लिए और ओबीसी आरक्षण के लिए मैं काली पट्टी बांध के गया था। और उसके परिणाम स्वरूप 2014 में हमने इसको मृग विहार से हटाने का काम किया। देखिए, मैं जो आदमी काम करता है उसका धन्यवाद करने में कहीं गुरेज नहीं करता हूँ। मैं धन्यवाद उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा जी का भी करता हूँ, जिन्होंने पूरा सहयोग किया। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ इस क्षेत्र के उस समय जो सांसद थे माननीय प्रदीप टमटा जी, और भारत सरकार में माननीय हरीश राव जी थे। इन सब के बदौलत कांग्रेस के जो है राष्ट्रीय नेतृत्व ने डिसीजन लिया और उसकी तोड़ निकाली, और 111 गाँव को हमने मृग विहार की परिधि से बाहर ही नहीं किया, बल्कि 6000 मीटर की ऊंचाई के बाद वो जो है अभ्यारण्य लगेगा। और लेकिन वहाँ पर भी विकास कार्य नहीं रोके जाएंगे, सड़क कटने से बाधित नहीं होगी, बिजली पानी की अगर कोई योजना है उसको बाधित नहीं किया जाएगा, कोई रोजगारप्रद अगर कोई वहाँ पर जिससे उस पर्यावरण को नुकसान न हो, अगर ऐसी कोई वहाँ पर उद्योग लगाने की बात होगी तो उसके लिए भी परमिशन दिया जाएगा। ये हमने उस बाइलॉज में डाला है। लेकिन आज दुख होता है, आज एक गांव हमारा सुआ का और हमारा ये कनार का, आज भी जब हम इन सड़कों की बात करते फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए जाता है तो पता नहीं सरकार के कैसे नुमाइंदे बैठे हैं, वो कहते हैं इसमें जो है रिजर्व फॉरेस्ट आ रहा है। अरे भाई, जब उसको हटाने का जो बाइलॉज बना उसको पढ़िए ना, उसमें लिखा है कि 6000 मीटर के हाइट में भी आप सड़क निर्माण के लिए जो है उसको बाधित नहीं करेंगे, नहीं रोकेंगे। लेकिन सरकार के पास एक बहाना है कि भाई तो मृग विहार में आ रहा है, ये रिजर्व फॉरेस्ट में आ रहा है, इसको हम नहीं कर सकते। तो ये जितने भी बहाने हैं ये सब एक विकास कार्य को रोकने की। 2018 में जिस पुल को बन जाना चाहिए था गोरीछाल में घरोड़ी मनकोट के लिए मोटर पुल, वो आपदा से बही, आज तक उसका कोई काम नहीं हो रहा। और हमारे साथी कहते हैं विधायक नहीं कर रहा, भाई विधायक तो हमेशा आवाज़ उठा रहा है। मल्ला लुमती की सड़क 2016 में जिसका मैंने उद्घाटन कर दिया था फॉरेस्ट क्लियरेंस की प्रतीक्षा में, जो अक्सर होता है, आज तक उसकी फॉरेस्ट क्लियरेंस की जो है ये नहीं कर पाए। तो अब ये मानिए कि सरकार केवल मीडिया में अपना प्रचार प्रसार कर रही है और अपने गुणगान करवा रही है और आरोप सारे विधायक को दे रहे हैं। अरे भाई, विधायक का क्या आस है? विधायक का तो अधिकार इतना ही तो है भाई सदन में जनता की बात को रखे, जनता की आवाज़ को बुलंद करे। वो हम कर रहे हैं, लेकिन जब सरकार ही मदद नहीं करेगी तो हम कहाँ से बनाएंगे? तो ये तो स्थितियाँ हो रही हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो इस मुंशियारी धारचूला में जो ज़रूरत है, स्वास्थ्य, कहीं कोई डॉक्टर नहीं है, एक भी स्पेशलिस्ट नहीं है मेरी पूरी विधानसभा में। जो थे भी तो कोई अटैच कर दिए गए, कोई ट्रांसफ़र करा दिए गए। मतलब अगर आज आप देखेंगे स्वास्थ्य और शिक्षा के और नेटवर्किंग के डिजिटल इंडिया की ओर, तो धारचूला विधानसभा सबसे पीछे। अगर आपको ये पावर दी जाए कि आप ये सब कुछ सही कर पाएँ, तो आपके लिए कोई आपके पास रूट प्लान है? मात्र 10 दिन में, मात्र 10 दिन में मैं केवल धारचूला मुंशियारी की नहीं, उत्तराखंड के वो तमाम पर्वतीय क्षेत्रों के जो है जो हॉस्पिटल हैं उसके ढांचे को चेंज कर दूंगा। स्वास्थ्य एक चिंतन देहरादून में प्रोग्राम हुआ था माननीय स्वास्थ्य मंत्री के नेतृत्व में, मैंने उसमें भी इनको कहा था हर तहसील मुख्यालय में, ब्लॉक मुख्यालय में हॉस्पिटल को वेल कंडीशन करिए, ऑपरेशन थिएटर से लेके सब कुछ बेहतरीन बनाइए, टेक्नीशियन वहाँ रखिए और एक फिजिशियन वहाँ पर नियुक्त करिए। स्पेशलिस्ट जो सर्जन है उसको हफ्ते में 3 दिन के लिए देहरादून वाले को भेजिए, 3 दिन के लिए हरिद्वार वाले को भेजिए, 3 दिन के लिए उधम सिंह नगर वाले को भेजिए, 3 दिन हल्द्वानी वाले को भेजिए, 3 दिन आप जो है नैनीताल वाले को भेजिए। कैसे नहीं आएंगे? वो आएगा, अपना काम करेगा, फिर चले जाएगा। अब यहाँ तो ये होता है अगर कोई डॉक्टर अगर एक बार उसकी पोस्टिंग हो गई
तो अगर उसको बोलने वाला कोई नहीं है या उसके लिए पैसे का टायर लगाने वाला अगर कोई सोच नहीं है तो वो तो 17-18 साल तक यहीं फंस जाएगा। जब मैं 2012 में सबसे पहले विधायक बन के आया तो मैंने धारचूला में देखा एक श्रीवास्तव था, 17 साल से बेचारा धारचूला में पड़ा हुआ था। मैंने पूछा भाई आप इतने साल, बोला सर क्या करूं कोई ट्रांसफ़र करता ही नहीं मेरा। जब मैंने उसकी प्रक्रिया आगे बढ़ाई तो वो सीएमओ और डायरेक्टर पद से रिटायर हुआ। मेरा ये मानना है चाहे डॉक्टर है या कोई भी अधिकारी कर्मचारी जिसकी भी आप पोस्टिंग करते हैं, पहाड़ के लिए फिक्स रखिए ना, 2 साल की सेवा उसकी रख दीजिए, 2 साल पहाड़ 5 साल मैदान, तो देखिए कैसे नहीं आएगा। ये तो बनाने की वो ज़रूरत है। अगर आप चाहोगे कि भाई मैंने सुविधाएं भी बढ़िया देनी है और मुझे कमीशन भी मिले तो नहीं हो सकता। अगर आप एक सच्चे जनसेवक के रूप में हैं तो आप संकल्प भी लीजिए और चलाइए ना डंडा, कैसे नहीं आएंगे। ये जितने प्राइवेट हॉस्पिटल खुले हैं इनके साथ भी एक बायलॉज बना दीजिए कि भाई महीने में इतने दिन इन जगहों पे आपके स्पेशलिस्ट जो है सेवा देंगे, तभी हम आपको हॉस्पिटल का परमिशन देंगे। तो देखिए कैसे नहीं दौड़ती है। तो वैसे स्कूलों का है भाई, जितने नेता हैं उनके परिवार के उसके रिश्तेदार या उनके कोई फैमिली जो सेवा में है वो तो सब मैदानी क्षेत्र में है। यहाँ कौन रह जाते हैं बेचारे जिनका कोई बोलने वाला नहीं है। और दूसरा, हमको जो यहाँ के वासिंदे हैं हम सबको एक जो है मजबूती से अपने आप में एक संकल्प लेना पड़ेगा कि हम कहीं पे भी अगर नौकरी में लगते हैं तो हमको पहली मांग अपनी जन्मभूमि के लिए होना चाहिए, जिस मिट्टी में पैदा हुए हैं, कि भाई मैं अपनी गांव की सेवा करूंगा। लेकिन आज क्या है, किसी की नौकरी लगती बाद में सोर्स पहले आने लगते हैं, कहते हैं विधायक जी मेरे बेटे की ये नौकरी लग गई, ज़रा उसको वहाँ कर दीजिए, और बहाना कहते हैं देखिए ये तैयारी करेगा। अरे तैयारी करने के लिए जो शांत वातावरण, जो पढ़ने का जो माहौल आपको इन पहाड़ों में मिलेगा वो मैदान में थोड़ी मिलेगा जहाँ भागम भाग की ज़िंदगी है। लेकिन होता यही है, रिश्ते नाते के लिए सबको जो है आराम दिया जा रहा है। आपने करवाया कभी किसी का ट्रांसफर? मैंने कभी किसी का नहीं किया। मैंने जितने डॉक्टरों का ट्रांसफ़र किया मैंने बाहर से मुंशियारी लाने का काम किया। मैंने जो बाहर थे उनको मुंशियारी लाने का काम किया। मैंने कहा मैं एक शर्त पर आपको ले जा सकता हूँ, आप मेरे यहाँ सेवा दीजिए। और मैंने कहा आप 2 साल सेवा देंगे तो उसके बाद हम आपको जहाँ आप चाहेंगे वहाँ ले जाएंगे। मैं अगर कोई मेरे को कहता है तो मैं उसको सबसे पहले यही कहता हूँ कि आप ये करिए। बल्कि मेरे तो रिश्तेदारी में ही एक मेरा भतीजा है, अभी फॉरेस्ट में नैनीताल में है। मैं तो कब से स्वास्थ्य मंत्री जी और वो क्या कहते हैं फॉरेस्ट मंत्री और उनको कह रहा हूँ भाई इस बेचारे को मुंशियारी या पिथौकड़ कर दो, क्योंकि सैनिक परिवार से हमारे खून में है। हम जिस चीज़ के लिए अगर कदम उठाते हैं, जिसकी जिम्मेदारी लेते हैं, तो पूरा करने के लिए हम लड़ते भिड़ते हैं। आपके मैं देखा ना कि आपका जो सीमांत है धारचूला, ये तिब्बत से और नेपाल से भी संबंध रखता है। नेपाल से रोटी बेटी का संबंध है, तिब्बत से व्यापार का संबंध है, और वो व्यापार अब खत्म होने के कगार में या खत्म हो। हाँ, एक तरफ से देखिए मैंने कई बार पहल किया है। मैंने 2-3 बार तो मैं शिष्टमंडल माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ले गया हूँ, और इसमें सांसद जी को जो आज भारत सरकार में राज्य मंत्री हैं उनसे भी हमने कहा कि भाई हमारे जो यहाँ के लोग जो तिब्बत व्यापार करते हैं वो व्यापार तो खोलिए, नेपाल से खुला हुआ है। हमारे लोगों का कोविड से पहले का लाखों का सामान पड़ा हुआ जो बर्बाद हो रहा है, जो उनको आज भी वो जो है उसका टैक्स मांग रहे हैं किराया। सरकार ने पहले तो उनको जो है आर्थिक सहायता देनी चाहिए, उसके बाद उस व्यापार को खोलना चाहिए। हमारा तो ये पुराना जोहार घाटी के से भी जो है तिब्बत का जो है व्यापार चलता था। आपका धारचूला से तो दारमा से चलता था, ब्यास पे तो कोविड से पहले तक चलता आ रहा था, कोविड के बाद वो भी बंद पड़ा है। तो इसको खोलना चाहिए। इससे जो है भाई कुछ व्यापारी होते हैं, कुछ उनके साथ जो उनके पौनी पाउडर के रूप में जाते हैं उनको राहत मिलती है, क्योंकि ये भौगोलिक परिस्थितियों का विधानसभा है। यहाँ के लोगों का रोजगार ही व्यापार से, जड़ी बूटियों से, टूरिज्म से, इससे जुड़ा है। देखिए हम टूरिज्म की बात कर रहे हैं, टूरिज्म में क्या व्यवस्था है? इस मुंशियारी में एक ढंग का गेस्ट हाउस तो है नहीं हमारे पास, जिसको हमने हरीश राव जी की सरकार में बनाया था पीडब्ल्यूडी के सामने। उसको पर्यटन विभाग ने जो है सरकारी उसके लिए टेंडर लगा दिया पीपीपी मोड के लिए। मुंशियारी में अगर कोई अधिकारी या कोई जनप्रतिनिधि अगर आए तो उसके बैठने के लिए गेस्ट हाउस नहीं है। वैसी धारचूला की स्थिति है। आपको जितना भी दिख रहा है इस धारचूला मुंशियारी में अगर कुछ दिख रहा है तो ये
विजय बहुगुणा की सरकार, हरीश रावत की सरकार, हरीश धामी की सरकार में बने हुए हैं। ये हमने पहल की। हाँ, मैं पुष्कर धामी जी का भी धन्यवाद करता हूँ। तटबंधों में उन्होंने पैसा दिया, तटबंधों में पैसा दिया, और मुझे लगता है वो कुछ करना भी चाहते हैं तो उनके जो गण हैं वो जाके एक रोना रोते हैं कि आप ऐसा करेंगे तो हम मर जाएंगे। फिर हरीश धामी चौथी बार बन जाएगा, क्योंकि उनकी बुद्धि, मैं चाहता हूँ, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी बुद्धि का विकास हो। जब वो काम कराएंगे तभी तो आगे बढ़ पाएंगे। अगर वो जितना हरीश धामी के कामों को रोकने की कोशिश करेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकते। किस तरह का माहौल होता था जब व्यापार चलता था? कैसी रंगत होती थी मुंशियारी में, जोहार में? देखिए, जब व्यापार चलता था, हमने तो मुंशियारी वाला नहीं देखा, हम अपने बुजुर्गों से सुनते थे। तो उस समय नमक अगैर बेकार का जो व्यापार होता था, बोलते हैं बकरियों में, अब आज देखने बकरियां कम हो गई, उसमें लोग बकरियों में लेके जाते थे, घोड़े खचड़ों में लेके जाते थे। और जौलजीबी मेले में देखते थे हम रौनक, सारा तिब्बत का सामान आता था वहाँ पर। लोग तभी जौलजीबी मेले में सारे गांव से लोग जाते थे, उसको खरीदते थे, क्योंकि वहाँ से कुछ अलग मिलता था और सस्ता मिलता था। और व्यापारियों के चेहरे में रौनक होगा तो आम जनता के चेहरे में भी रौनक होगा, क्योंकि पैसा मार्केट में जो घूमता है, जब मार्केट में पैसा होगा तभी लोग भी खुशहाल होंगे। जब मार्केट में ही पैसा नहीं आ रहा है, जो कभी लोगों को जो है देने का काम करते थे, उनकी तिजोरियाँ सूख गई, तो कहाँ से रौनक रहेगी। आज मैं जब धारचूला जाता हूँ तो तमाम वो व्यापारी मिलते हैं, और उसमें काफ़ी लोग बुजुर्ग हैं, वो कहते हैं कि विधायक जी कब खुलेगा व्यापार, उसमें दुख होता है। और इसीलिए मैंने मन बनाया है, जब भी ये सीट सामान्य होगा, मैं लोकसभा चाहे पार्टी टिकट दे या न दे, मैं चुनाव लड़ूंगा। मैं इस धारचूला मुंशियारी की इस अल्मोड़ा संसदीय सीट की पीड़ा को एक बार देश के संसद में भी रखना चाहता हूँ कि आखिर आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी हम लोग कैसी जीवन जी रहे हैं, किन परिस्थितियों में हमारे बुजुर्ग रह रहे हैं, किन अभाव में हमारी माँ बहनें जो है वहाँ पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इन पे देखना पड़ेगा। एक हमारे लोगों की, जिसको आप कहेंगे लाइफ लाइन, हमारे यहाँ अच्छा कार्य हो या बुरा कार्य हो, उसमें भांग के दाने की चटनी बनती है। हमारी मातृशक्ति जानवरों के लिए जो घास लेने जाती है, उसकी जो डोरी बनती है वो भी उसके रेशे से बनती है। हम हल चलाने जाते हैं तो जो बैलों को उसमें बांधा जाता है, वो डोरी भी जो है उसकी रेशे से बनती है। हम अपने जानवरों को बांधने के लिए उसके रेशे से यूज़ करते हैं, और कई लोग तो उसके कपड़े भी बनाते हैं। आज उसको जो है चरस के नाम पर उस खेती को भी उजाड़ दे रहे हैं। अरे भाई, आपको इतनी अक्ल होनी चाहिए, जो बो रहे हैं उनका सत्यापन कीजिए, उनसे नोट करके लीजिए, जन जागरूक करिए, उनसे कहिए भाई आप इसको अपने जीवन के यापन के लिए यूज करेंगे, इसको नशे के लिए नहीं करेंगे। और उनसे लिखिए, शपथ पत्र लीजिए, जो नशे में यूज करता है उसको दंडित किया जाएगा, सजा दिया जाएगा। आप तो उसकी खेती खत्म कर दे रहे हैं, ये कहाँ से हो पाएगा? क्योंकि हाईल्टीट्यूड में, पहाड़ों में जब बर्फबारी होती है तो उस समय उसकी जो झोल बनती है, भांग और तेमूर की झोल हम कहते हैं, वो इंसान को जाड़ों से बचाने के लिए, सर्वाइव करने के लिए बहुत ज़रूरत होती है। लेकिन सरकारों को ये समझ में ही नहीं आता। मैंने हाउस में भी रखा था, मैंने कहा भाई जो चरस का व्यापार कर रहा है उसको दंडित करिए, लेकिन जो दिनचर्या के लिए हमारे उसके सामाजिक जो हमारे जीवन के यापन के लिए जो यूज हो रहा है उसको तो मत रोकिए। जो हम यहाँ उत्पादित कर सकते हैं उसको भी तुम नष्ट कर दे रहे हो। भाई चरस तो तब बनेगा ना जब वो आपके आधे में उसको जो है वो करेंगे यूज। भाई आदमी तो वो बोता है, जब वो सूख जाता है उसके दानों को अलग करता है, उसके डंठलों को अलग रखते हैं, उसको जो है उसकी रेसे निकाले जाते हैं। लेकिन मैं देखता हूँ आजकल जाते हैं, अब वो बेचारे मुझे फ़ोन करते हैं, विधायक जी ये हो रहा है। अब मैं अगर कहीं बोलता हूँ तो मुझे विपक्ष से कहती है तो जो है नशे को बढ़ावा दे रहे हैं। जब तक आदमी ग्रास लेवल पे नहीं जाएगा, धरातल पे नहीं जाएगा, कुछ नहीं कर सकता। और अक्सर मैं देखता हूँ आपदा है, कई चीज़ें हैं, इतनी पीड़ा है कि लोगों का जो हम सोचते हैं, जो हम करना भी चाहते हैं, वो नहीं कर पाते। मैं सोचता हूँ कि अक्सर लोगों को मदद होनी चाहिए, लेकिन हो नहीं पाता। सब राजनीतिक भेड़ चढ़ जाती है। लोग कोई कहते हैं ये कांग्रेसी है, कोई भाजपाई है, उसमें सब जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिल रहा। जो व्यक्ति बीपीएल एपीएल में नहीं आना चाहिए वो बीपीएल एपीएल लेके, बीपीएल अंत्योदय लेके बैठा है,
और जो अंत्योदय का व्यक्ति है उसको APL का राशन दिया गया। तो ये एक दुर्भाग्य ही है। और उसको जब वो अंत्योदय का व्यक्ति APL का होगा तो उसको न मकान मिलेगा, न कोई सरकारी मदद मिलेगी। तो ये तो स्थितियाँ चल रही हैं। तो हमको इस सब के लिए मनन करना पड़ेगा, सबको एकजुट होना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा, क्योंकि पहाड़ के लोगों के जो कहते हैं ना, पहाड़ के लोगों के जीवन पहाड़ से भी विकट है, इसी को कहते हैं। क्योंकि उनका ज़्यादा अप्रोच होता नहीं है, वो अपने काम धंधों में व्यस्त रहते हैं, उनको इतना समय मिलता नहीं है, फिर उनको कोई देखता नहीं है। कितना समय देते हो आप अपनी विधानसभा को? देखिए, मैं इतना मानता हूँ कि ये 3-3.5 सालों से मैं बहुत कम समय दे पाया हूँ, नहीं तो मेरा अक्सर समय यहीं बीतता। क्योंकि मैं एक जनसेवक के नाते मैं एक बेटा भी हूँ, तो मुझे मेरी माता को देखना था। 3-3.5 सालों से मैं उन्हीं की सेवा में था, लेकिन अक्टूबर 5 तारीख को उनका देहांत हो गया, तो तब तक मैं समय नहीं दे पाया। अब मैं फिर यहीं हूँ। मैं तो इस मिट्टी में पैदा हुआ हूँ, मैं यहाँ का हूँ। मैं तो जो मुझे यहाँ जो मिलेगा मेरे लिए वही सबसे बढ़िया। अब बहुत से लोग कहते हैं धामी ने हल्द्वानी मकान बना लिया। भाई ट्रांजिट तो हर कोई बनाता आते जाते समय के लिए। भाई मेरी भी बुरी माँ थी, एक 90-92 साल में उसकी डेथ हुई। भाई कभी कोई परेशानी हो उसके लिए भी मैं भी तो सुविधा देखूंगा। अगर यहीं मेरे यहाँ बच्चों के लिए स्कूल हो जाता, एजुकेशन बढ़िया होता, यहीं हॉस्पिटल बढ़िया होता, तो मैं क्यों बनाता वहाँ? मैं भी तो यहीं बैठना मैं चाहता हूँ, यहीं बैठूँ भाई, क्योंकि हम यहाँ के क्लाइमेट में पैदा हुए हैं। हम दुनिया में कहीं भी चले जाएं, 5 दिन के बाद फिर हमको अपना पड़ोस, अपना गांव, अपने गांव का खान पान वो याद आता है। कौन सी सबसे खूबसूरत जगह लगती है आपको उत्तराखंड में? देखिए, मुझे अपने मुनस्यारी धारचूला से खूबसूरत कोई नहीं लगता, और मुझे सबसे खूबसूरत मैं जहाँ पैदा हुआ हूँ मेरा मदकोट। बल्कि आप देखिएगा, मैं मकान सब कुछ वहीं है, और मेरे जीवन की आखिरी इच्छा भी है। जो मदकोट के ऊपर एक हमारा माइग्रेशन का है गाखुली एरिया, जब लोग कोविड में इधर उधर भटक रहे थे तो मैं उसको डेवलप करने में लगा था। दुर्भाग्यवश उसी बीच बिटिया का देहांत हो गया, तो तब से मैं वहाँ नहीं जा पाया। लेकिन मेरा एक ही सपना है, मेरा जो राजनीति के बाद का जो जीवन कटेगा इन्हीं मुनस्यारी धारचूला में कटेगा, यहाँ के लोगों की सेवा में कटेगा। और मैं चाहूँगा कि मेरा जब जीवन का अंत हो तो उसी मदकोट के जो है भूमि में हो। तो मदकोट से ऊपर भी लोग रहते हैं जहाँ पर गर्मियों के दिनों में? जी, मदकोट तो बीच सेंटर में हमारा। देखो, हम लोग बेसिकली वही गाय बच्ची पालने वाले लोग हैं। पिताजी फौज में थे, तो मैंने देखा है, माताजी थे और एक मेरे चाचा थे, तो हमारे घर पर 4-4 भैंसें बंधी रहती थी। आज भी आप जब मदकोट जाएंगे तो मेरे घर पर आपको गाय मिलेगी, बकरियां मिलेंगी। हम और मेरे नाना जी बकरी वाले थे, तो हमारा जो पुराना जो काम है हम उसको नहीं भूल सकते ना छोड़ सकते। क्योंकि जब सुबह उठते हैं, सुबह उठते ही हमको दूध चाहिए। सुबह उठते जब हम रोटी खाते हैं चूल्हे से बनी हुई, तो उसके साथ अगर घी और मट्ठा ना हो, दही ना हो, तो फिर आनंद ही नहीं है। इसलिए हम अपने जो काम है उसको नहीं छोड़ते। और आज भी कभी मुझे मौका मिलता है, कभी कभार अगर हल चल रहा होता है खेत में, तो मैं चले जाता हूँ। वैसे 2-3 सालों से मौका नहीं मिला है। कभी मैं देखता हूँ कि अगर मेरे खेत में कोई हल चला रहा है तो मैं चले जाता हूँ, मैं पकड़ लेता हूँ थोड़ी देर। क्योंकि मैंने बचपन देखा है, मैं जब 2 में पढ़ता था पिताजी का देहांत हो गया। जब मैं स्कूल जाता था 6-7 में पढ़ते समय, तो मेरे दोनों हाथों में दूध की केतली होती थी। मैं सभी घरों में दूध बांटते जाता था। जो लास्ट घर होता था, कभी उसको लॉस होता था, कभी उसको दूध पूरी पहुँचती नहीं थी, तो फिर माताजी उसके लिए अलग से भेज देते थे। उनको कहते थे यार ये ऐसी है, क्योंकि मैं बचपन से बड़ा उतर्ण था। मैं दोनों केतली पकड़ के ऐसे जाता था कि दूध छलकते जा रहा है। और मैं वो दूध इसलिए पहुंचाता था कि जिस दिन महीने का अंत है उस दिन पैसे मिलते थे, तो फिर घर से मैं कहता था इतना मेरा भी हिस्सा बनता है। और मैंने तो देखा है, जब मैं 7-8 में पढ़ता था, खेतों में हल चलाने जाता था, तो मैं हल कंधे में रखता था, तो जुआ पकड़ने की, मेरे भाई अब छोटा था, तो मेरी बड़ी बहन जो टीचर है वो जुआ पकड़ के आती थी। मैं 9 बजे तक हल चलाता था। वैसे तो अक्सर मेरे चाचा और ताऊ के परिवार के लोगों ने हमको मदद किया हल चलाने उसमें, लेकिन जब मैं घर पे था, जब मैं स्कूल पढ़ता था, हाई स्कूल तक 11th तक, तो मैं खुद ही हल चलाता था। ऐसा नहीं है, बल्कि कभी कभार ऐसा होता था जब माताएं, मेरी माँ और मेरी बहनें, घास काटने का सीजन होता है, वो घास काटने जाती थी, तो वो मुझे कहते थे सुबह नाश्ता बना देना। तो मैं कहते थे मुझे इतने रुपए दोगे तब नाश्ता बनाऊंगा।
और शाम को जब वो घास काट के आते थे तो उनके लिए मैं खाना बनाता था, क्योंकि उस समय देखो बहुत अभाव था। वो पैसे मुझे चाहिए होते थे पिक्चर देखने के लिए। हमारे यहाँ एक वीडियो चलती थी टीवी में, उसमें VCR से जो वीडियो चलती थी उसके फिल्म देखने के शौकीन थे। तो मैं कहता था मुझे आज 5 रुपये या 3 रुपये चाहिए, मैं पिक्चर देखने जाऊँगा, तब मैं तुम्हारा खाना बनाऊँगा, नाश्ता बनाऊँगा। तो ये हमारा ऐसा जीवन बीता है। और मुझे याद है मैं जब पहली बार माताजी के साथ मुंशियारी आया, टेजरी में माताजी पेंशन लेने आई, तो मेरे माताजी को 475 रुपये पेंशन मिलते थे। तो भाई मैंने जो जीवन देखा है, मैं उस जीवन को अगर किसी की मैं पीड़ा देखता हूं तो मैं सबसे पहले अपने आप को उस समय का, जब मैं 2-3 में पढ़ता था, उस समय के हरीश धामी के रूप में देखता हूं। इसीलिए मैं किसी भी व्यक्ति को मदद करने में हाथ पीछे नहीं खींचता। मैं कोशिश करता हूं कि जितनी मेरी क्षमता है मैं उस क्षमता से बढ़ के लोगों को मदद करूं। ये मेरा जो है अपना मानना है। और आपको तो विधानसभा में सबसे दबंग, उत्तराखंड के दबंग नेताओं में भी जाना जाता है। देखिए वो ताकत, वो एनर्जी हरीश धामी की नहीं है, ये धारचूला मुंशियारी के जो लोग हैं इनका आशीर्वाद है। इनसे जो प्रेरणा मुझे मिलती है उसका परिणाम है। और मैं तो सौभाग्यशाली हूं, देश के पहला महावीर चक्र विजेता शहीद दीवान सिंह दानू की भूमि से हूं। देश के सबसे महान सर्वियर पंडित नैन सिंह किशन सिंह के भूमि से हूं। देश के जो है हमारे 2 चीफ सेक्रेटरी जो रहे, इस उत्तराखंड राज्य के जो 2 चीफ सेक्रेटरी रहे, उनकी भूमि का सेवक हूँ। देश का पहला साहसिक व्यक्ति जो चारों दिशाओं से चढ़ा हो और बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट चढ़ा हो, जो 7-8 बार एवरेस्ट चढ़ा है, उसकी भूमिका हूँ। और उनके साथ मेरा बचपन बीता है। लवराज हरसत्तू जी के साथ मेरा बचपन उनके साथ बीतता है, क्योंकि वो भी मतकोट में बैठते थे। वो हमसे सीनियर थे, लेकिन हम हमेशा उनके साथ उठते बैठते थे। और मुझे आज भी याद है 2012 में मैं जब चुनाव लड़ा था तो वो एवरेस्ट के लिए जा रहे थे, उनका मेरे को फ़ोन आया, सीते से नीचे में उतर रहा था, गाड़ी में था, तो उनका काठमांडू बेस कैंप से फ़ोन आया, बोला हरीश। मैंने कहा दादा। तो उन्होंने कहा भाई, मुन्ना भाई MBBS देखना, बोला उसमें जो उसका रोल है वही तुझे निभाना, क्योंकि उनको पता था मैं गर्म जो उसका दल का आदमी हूँ। मैं किसी की सुनता नहीं, लड़ता है, कहीं पे किसी बात पे भी लड़ने को, मार पीटने को तैयार रहता है। तो उसने मुझे कहा कि हरीश भाई उसको देखना, जैसे उसमें एक गाल पे पड़ता है तो दूसरी गाल पे मारने के लिए कहता है, बोला ऐसे ही तुझे करना। और कहीं ना कहीं मुझे सफलता मिली है। कई ऐसे लोग हैं जिनके बदौलत मैं आगे बढ़ा हूँ। और मैं तो जब आपका 2003 में BDC मेंबर बना, मैं अपने गांव से भी नहीं, मेरे साथ तो राजनीति तब से की गई लोगों के द्वारा कि मेरा जो गांव का सीट था वो रिजर्व कर दिया गया। मैं माणीटुंडी गांव से जो है निर्विरोध क्षेत्र पंचायत सदस्य बन के आया। तो उसमें ही मेरे साथ वाले विधायक कहते थे, तो मैं कहता था यार ये मेरे मजाक बना रहे हैं, ये मुझे गगन रजवार समझ रहे हैं, क्योंकि उसमें ही गगन रजवार जी नए विधायक बने थे, तो लोग उनको विधायक कहते थे। तो मैं कहता था यार ये मेरे को वहाँ भेज रहे हैं। मेरे को लगता था कि यार ये क्या बोल रहे हैं मेरे साथ। और 2008 में फिर मैं जिला पंचायत चुनाव लड़ा, और आज भी पूरे प्रदेश में सबसे रिकॉर्ड मतों से जीतने का मेरा इतिहास है। जितने लोगों को वोट नहीं मिलते उससे ज़्यादा वोटों से तो मैं जीता हूँ। तो कहीं ना कहीं मुझे मेरे क्षेत्र के वो 28 गांव जो मेरे उस जिला पंचायत क्षेत्र में आते थे, उसके बाद मेरे धारचूला मुंशियारी के लोगों ने 2012 में जो प्रेम, जो आशीर्वाद दिया, उसके लिए तो मैं आजीवन ऋणी हूँ। अगर मैं शरीर का एक एक कतरा खून का बहा दूँ तब भी मैं धारचूला मुंशियारी के, चाहे किसी भी दल का व्यक्ति हो, उसके एहसानों को नहीं चुका सकता। और मैं कभी भी, आपने देखा होगा, मैं चुनाव में राजनीति की बात कर सकता हूँ, चुनाव के बाद मैं कभी ये नहीं देखता कि ये UKD का है, ये भाजपा का है, ये कांग्रेस का है। मेरे लिए सब एक है। हाँ, इतना है कि जो अपने दल का होता है उसके लिए थोड़ा एक भाई वरीयता होती है, जो रात दिन सुख दुख में लड़ता है उसके लिए एक वरीयता रहती है, बाकी तो सब हमारे लिए एक है। भाई अगर मैं आज विधायक हूँ और मैं कह दूँ किसी व्यक्ति को तू तो मेरे दल का नहीं, मैं तेरा विधायक नहीं, तो वो कहीं ना कहीं मेरे पद के जो है गरिमा के अनुरूप है। क्योंकि जिस दिन मैं शपथ लेता हूँ तो मैं उस दिन यही तो कहता हूँ कि मेरे सब एक हैं। तो मैं सैनिक परिवार से हूँ, तो इसलिए हमेशा गर्म दल से रहा हूँ, और बचपन से मेरी आदत रही है। और अब ये 49 साल हो गए मुझे,
तो अब मैं अपना नेचर थोड़ी बदल पाऊंगा। गरम दल का फायदा होता है? लॉस बहुत है, कई जगह पे फ़ायदा भी होता है और सबसे ज़्यादा लॉस है, क्योंकि गुस्सा हमेशा इंसान को पी जाता है। लेकिन करें क्या, अपने लोगों की पीड़ा देखता हूँ तो गुस्सा न चाह के भी वो उगल आता है, क्योंकि मैं जितना कठोर हूँ उससे ज़्यादा वो भावुक हूँ। अगर मैं किसी की पीड़ा देखता हूँ तो मेरे आंसू आ जाते हैं, और मुझे जो लगता है कि मुझे भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद इसीलिए है कि मैं कभी किसी का बुरा नहीं चाह सकता। मैं जिसे जो कहना होगा मैं डंके की चोट पर सामने कहता हूँ। मैं पीठ पीछे से वार करने में जो है कभी वो नहीं रखता, और जिसको जो बोलना मैं बोल देता हूँ सामने। किसी को अच्छा लगे ठीक है, बुरा लगे ठीक है भाई, कम से कम दिल में गांठ तो नहीं रहेगी। ऐसी कोई चीज़ है जिसे आप सुधारना चाहते हैं अपने अंदर? नहीं, अब तो मैं ऐसा कुछ नहीं है जो मैं सुधारना चाहता हूँ। बस मैं तो यही चाहता हूँ कि भाई अब जो उम्र हो गई हमारी, अब मैं जो मेरा पहले से नेचर था मैं उसी नेचर पर रहूँ, और केवल सुधार इतना चाहता हूँ कि मैं धारचूला मुनस्यारी के लोगों के लिए कुछ हट के करूँ, जिससे कि लोग आने वाले समय में मुझे नहीं मेरे बच्चों को कहें कि यार ये उसका बेटा है। मेरी एक सोच रहती है कि कल मैं जब न रहूँ कोई ये ना कहे कि यार इसका बाप हरामी था, इसके बाप ने ये किया। मैं सोचता हूँ कि मैं अपने बच्चों के लिए वो दौलत छोड़ जाऊँ कि चाहे उनके लिए मैं पैसा और संपत्ति नहीं रख पाऊँ, लेकिन उनके लिए एक दौलत सबसे बड़ी रखूँ कि लोगों के दिल में उन बच्चों के लिए सम्मान हो कि यार इसके बाप ने ये किया, इनको मदद करनी चाहिए। ये ना कि भाई इसका बाप हरामी था ये भी हरामी है। मैं इस बात पर विश्वास करता हूँ। आपकी पार्टी में संख्या क्यों नहीं बढ़ पा रही विधायकों की? देखिए, ये आपने बहुत सही बात कही है। हम लोग जो है ना, कांग्रेस बड़ा परिवार है, इस परिवार में सबको स्वतंत्रता का अधिकार है, और हमारे लोग कहीं ना कहीं चुनाव में एक नहीं हो पाते। हम गुटबाजी बनाना शुरू कर देते हैं। जिस दिन हमारे लोग एकजुट होकर लास्ट मैदान में अगर एक मुट्ठी में बंध के अगर लड़ना शुरू करेंगे तो कांग्रेस को पूरे देश में कोई नहीं हरा सकता। कांग्रेस तो त्याग और बलिदान की पार्टी है। कांग्रेस के दो प्रधानमंत्रियों ने अपने खून का एक एक कतरे से जो है इस देश की माटी को सींचा हुआ है। कांग्रेस के नेताओं ने कठोर से कठोर यातनाएं अंग्रेजों की, काला पानी तक की सजा उन्होंने भुगती है। कांग्रेस एक पार्टी नहीं, एक विचार है जिसने इस देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी है। आप जवाहरलाल नेहरू जी को लीजिए, उनको क्या जरूरत थी आज़ादी की लड़ाई लड़ने की? उनको तो किसी चीज़ की कमी नहीं थी। महात्मा गांधी जी को लीजिए, उनको क्या जरूरत थी? वो तो इंग्लैंड में बैरिस्टर थे, उन्होंने तो अपने सारे कपड़े सब कुछ त्याग दिए एक धोती में। उन्होंने कहा जैसे मेरे देश के लोग हैं मैं वैसे ही करूँगा। कांग्रेस एक विचार है, और आज कुछ लोग जातिवाद के नाम पर जो है सत्ता में काबिज है। और आज ये नोट करिए, जिस दिन भाजपा सत्ता से उतरेगी, आए ये जो है 70 साल के बाद थे, अब 200 साल तक नहीं आएंगी, ये मान के चलिए आप, क्योंकि ये समाज को लड़ाने का काम कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं इनका विजन। और दुख होता है, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, इनके जितने बड़े लीडर हैं सबकी बेटियों की शादी हमारे जो है मुस्लिम भाइयों से हुई है। तो आखिर क्या वो आपके लिए लागू नहीं होता, आपके नेताओं के लिए लागू नहीं होता है? भाई इस धरती में पैदा हुए हैं, काटो सबका खून एक है, तो फिर कहाँ से? हाँ, जो गलत व्यक्ति है, जो देशद्रोही है, उसको चौराहे पर दंडित होना चाहिए। जो गलत कर्म कर रहा है, जो गलत प्रतिक्रिया कर रहा है, मैं कहता हूँ चौराहे पर गोली मारी जानी चाहिए। ये सजा का प्रावधान अब जो है चौराहे में मिलने चाहिए ऐसे लोगों को। बाकी जातिवाद पर लड़ा के क्या करोगे आप? अब इसी धारचूला मुनस्यारी में भाई कोई ठाकुर है, कोई ब्राह्मण है, कोई रंग है, कोई एसटी है, कोई एससी है, कोई ओबीसी है। हर जाति धर्म के लोग तो हैं, हर आपस में मिलके बैठ रहे, बड़े सुकून से जिंदगी जी रही है। अब यहाँ भी मैं देखता हूँ कि कई बार जो है ये हमारे भाजपा के मित्र यहाँ भी जातिवाद की बातें करने लग जाते हैं। कभी भी जातिवाद क्षेत्रवाद से विकास नहीं हो सकता।
विकास के लिए सोच होनी चाहिए, विजन होना चाहिए और मन में जो है एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि मैंने इसको करना है। मैं तो जब पहली बार चुनाव लड़ा था 2012 में, तो धारचूला गलाती का एक सबसे दुर्गम गाँव है। गलाती में ऊपर थिलपिया में मैं जब गया था तो वहाँ माँ हुस्कर के प्रांगण में जब मैंने मंच से भाषण दिया कि मैंने कहा अगर मैं मिरग बिहार नहीं हटा पाया तो जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो वहाँ पर तो नहीं बोला। जब नीचे को आए तो एक दो हमारे काफ़ी सीनियर थे, उनने कहा हे राम ये तो मारा गया। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा इस विधानसभा का नेतृत्व तो लीलाराम शर्मा जी, काशी सिंह हेरी जी, बड़े बड़े नेताओं ने किया, वो नहीं हटा पाए, ये कल का बच्चा क्या हटाएगा। मैंने एक जवाब दिया, मैंने कहा मैं सैनिक पुत्र हूँ। मैंने कहा जो कह दिया, जो ठान लिया, करे बगैर छोड़ता नहीं। और मैं लड़ा और हटा के दिखा, क्योंकि मुझे राजनीति करनी नहीं आती। अगर मुझे राजनीति आती तो मैं एक कार्यकाल में जो है मिरग बिहार के नाम पर काट लेता, 2 कार्यकाल में ओबीसी के नाम पर काट लेता, लेकिन नहीं। मेरे को पहली बार अवसर मिला, मैंने पहली बार ही वो तमाम काम किए जो मुझे करने चाहिए थे। लेकिन दुख है कि जो 70 से 75 सड़कें मैं जिनका शासनादेश करके करवा के गया था अपनी सरकार में, जो मतकोट के हॉस्पिटल को हमने जो है 20 बेड का हॉस्पिटल करवाया था, तेजम का हॉस्पिटल हमने 20 बेड का हॉस्पिटल कराया था, धारचूला को हमने जो है 100 बेड का हॉस्पिटल कराया था, मुंशियारी को 50 बेड का हॉस्पिटल कराया था, वो हम पूरा नहीं कर पाए। क्योंकि जैसी डबल इंजन की सरकार आई, इन्होंने वो सब फिर हटा दिए। जो 2 तहसीलें बनाई थी हमने बंगा पानी और तेजम में, वो इसलिए बनाया था कि वहाँ के दूर के लोगों को वहीं पे सुविधा मिले। लेकिन आज दुख होता है, आज मुझे लगता है कि मैंने गलतियाँ कर दी इन तहसीलों को बना के, क्योंकि कभी तहसीलदार है ही नहीं वहाँ पर। वो बेचारे को पहले बंगापानी जाना पड़ता है, फिर धारचूला जाना पड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि मैंने एक जगह की जगह 2-2 जगह काम बढ़ा दिया इनका। वैसे तेजम वाले को पहले तेजम आना पड़ेगा, फिर मुंशियारी, फिर तेजम जाना पड़ता। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम जो सुविधाएं करनी चाहिए थी वो नहीं कर पाए, ऐसी स्थितियां हो गई। और ये तो दुर्भाग्य है। मैं अपने जीवन में पहली बार देख रहा हूँ 2017 के बाद मुंशियारी में 2025 है, परमानेंट एसडीएम नहीं है। सीमांत तहसील की इससे बड़ी पीड़ा क्या होगी? तहसील में तहसील का मुखिया नहीं है, जो कि 5 जोन में आता है धारचूला मुंशियारी। अगर यहाँ पे हम अधिकारियों को नहीं रख पाएंगे तो कैसे होगा? और एक दुख होता है, मैंने हाउस में भी कहा है, पहाड़ को जहाँ पे ईमानदार स्वच्छ छवि के लोग भेजे जाने चाहिए थे, वहाँ पर आपने पनिशमेंट पोस्टिंग किया है। दुख होता है जब किसी को देहरादून में या हरिद्वार में कोई अगर पनिशमेंट दिया जाता है तो उसको चमोली या उत्तरकाशी भेजा जाता है। आपके नैनीताल हल्द्वानी में किसी को अगर पनिशमेंट दिया जाता है, उधम सिंह नगर वहाँ कोई पनिशमेंट दिया जाता है तो कहते हैं इसको धारचूला मुंशियारी भेज दो। तो क्या पहाड़ के हिस्से में हमेशा पहाड़ की तरफ विकट परिस्थितियाँ ही रहेंगे? दागी बागी यहाँ भेजी जाएंगे, जबकि ये तो सेंसिटिव एरिया है। यहाँ पर तो ऐसे ईमानदार अधिकारी, ऐसे ईमानदार कर्मचारी भेजे जाने चाहिए जो पहाड़ के लोगों की पीड़ा समझे, क्योंकि ये सीमांत के लोग हैं। ये केवल यहाँ के सीमांत के वासिंदे नहीं, ये तो निःशुल्क सीमा के प्रहरी भी है। भाई इनके लिए तो बिना वहाँ के सरकार को सब कुछ देना चाहिए। यहाँ पर ऐसे अधिकारी होने चाहिए जो यहाँ के बुजुर्ग माताओं के, बुजुर्ग हमारी जो है बुजुर्गों या हमारी बहनों की पीड़ा समझ सके। और मैं तो कहता हूँ कि अधिकतर ऐसे लोग होने चाहिए जो पहाड़ी बोल सके, ताकि हर कोई भाई यहाँ पे इंग्लिश या हिंदी नहीं जानता। और आज एक दुख और होता है, सबसे ज़्यादा जेलों में या तो मेरे विधानसभा के हैं या फिर आपके चमोली साइड के लोग हैं या कपकोट साइड के लोग। भाई सरकार देख रही है कि नशे का काम कर रहे हैं, अरे आप इस पर एक अवेयरनेस प्रोग्राम क्यों नहीं चला रहे? गांव-गांव जाके जन जागरण क्यों नहीं चला रहे? युवाओं को क्यों नहीं कह रहे हैं कि भाई इससे आपको यह होगा? उदाहरण दीजिए। भाई इतने लोग सजा भुगत रहे, इतने सालों से जीवन उनका बर्बाद हो गया है। भाई अवेयरनेस प्रोग्राम जब तक नहीं चलाओगे कैसे होगा? बस अपना नंबर बढ़ाने के लिए पुलिस की एक एसओजी गठित होती है, वो साला ग्राहक बन के जाता है, कहता है भैया मैं तेरे से 1 लाख रुपए किलो खरीद लूँगा, इतना खरीद लूँगा। और गांव का बेरोजगार जिसको रोजगार नहीं मिला वो चले जाता है भांग मारने, और वो जब लेके आता है फिर वो एसओजी कहती है अपना रैंक नंबर बढ़ाने के लिए। यहाँ पर हम जो है चेकिंग अभियान चला रहे थे, यहाँ पर हमने एक जो है चरस व्यापारी को पकड़ा,
सत्यता कभी नहीं। मैंने तो हाउस में भी कहा था कि उन तमाम एसओजी के पुलिस वालों के नंबर सर्विलांस से जो है उसकी जांच होनी चाहिए कि ग्राहक बनकर गांव के एक सीधे साधे भोले भाले बेरोजगार को इस नशे के कारोबार में धकेलने वाला कौन है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी इसमें जो ये युवाओं को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, गलत रास्ते पे चलवा रहे हैं, ये उत्तराखंड पुलिस की एसओजी की टीम है। ये ग्राहक बनते हैं, ये प्रलोभन देते हैं, तब उनको पकड़ते हैं। हमारी सरकार में भी एक कांड हुआ था। पिथौरागढ़ में एक कुछ एनजीओ थे जो गांव के लोगों को कहते थे कि 10 फीट का जो है 10 हाथ का शेर की खाल ले आओ, हम 10 लाख दे देंगे, ये करेंगे। जब उनकी पिटाई हुई, उनके ऊपर कार्रवाई हुई, तब से एक भी ऐसा जंगली जानवरों का प्रकरण नहीं है। मेरा ये मानना है कि भाई युवा हैं, रोजगार के लिए भटक रहे हैं, उनको सही मार्गदर्शन दीजिए। अगर सरकारी अमला ही उनको कस्टमर बन के अगर उनको प्रलोभन देगा तो फिर क्या होगा। किसी का घर बर्बाद हो गया, किसी का जीवन बर्बाद हो गया। अब वो जो 10 साल के बाद छूट के आएगा वो क्या करेगा, वो फिर कोई ना कोई क्राइम करेगा जिससे कि शांत वातावरण में फिर अशांति फैलेगी। ये स्थितियाँ। आदि कैलाश भी आपकी विधानसभा में आता है? जी, आदि कैलाश, ओम पर्वत। और अब क्या बदलाव आया आदि कैलाश? देखिए, आदि कैलाश में देश के प्रधानमंत्री जी के आने के बाद बहुत ज़्यादा टूरिज्म बढ़ा। लेकिन टूरिज्म तो बढ़ा, लेकिन वहाँ के लोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी रह रहे थे उनका शोषण। सरकार को लगा अब तो यहाँ काफ़ी टूरिज्म बढ़ रहा है। सरकार ने पहली बार है जिसको प्रथम गांव कह रहे हैं, गुंजी, जहाँ पे पता नहीं कितनी पीढ़ी से वो लोग रह रहे थे, जो ज़मीन उनके पास थी, क्योंकि वो ज़मीन केवल 4 महीने 5 महीने की होती थी। वो जब माइग्रेशन करते थे फलती पापर अपने जीवन यापन के लिए, वो वहाँ पर जड़ी बूटियाँ ये लगाते थे। अब जैसी आदि कैलाश ओम पर्वत चल पड़ा तो सरकार ने 1500 नाली ज़मीन जो उनके पास थी अधिग्रहण कर ली। दुर्भाग्य है, उनके गोचर, उनके शमशान घाट भी इन्होंने जो है पर्यटन के नाम कर दिए। एक तरफ से कह रहे हो कि देश का पहला गांव, दूसरी तरफ से देश के पहले गांव के वो भी जनजाति के लोग जिनको आप बेघर करने जा रहे हो। अरे सरकार क्यों नहीं पहल कर रही? मैंने तो लिख के दिया है, मैंने हाउस में बोला है, सरकार पहल करे ना, ज़्यादा मत दो, 2-2 नाली दे दो होम स्टे बनाने के लिए, उनको मालिकाना अधिकार दे दो, उसमें ही खुश है हूँ भाई। जब होम स्टे बनेगा तो उसको रोजगार मिलेगा। उनको आशा की एक किरण जगी थी प्रधानमंत्री जी के आने से कि अब हमारा टूरिज्म बढ़ गया, हम अपने होम स्टे बनाएंगे, हमारे अब जो बुरे दिन थे वो बीतेंगे, अच्छे दिन आएंगे। लेकिन जब कार्रवाई शुरू होने लगी तो उनको लगा कि ये अच्छे दिन नहीं, ये तो बुरे से बुरे दिन आ गए। जिस ज़मीन को मेरे 3 पीढ़ियों ने अपने पास रखा होगा, उसमें उसने कुदाल भी चलाई होगी, हल भी चलाया होगा, उसके खेत के जो है जो उसमें उत्पादित हुआ होगा उसको खाया होगा, उससे अपने परिवार के आजीविका चलाने के लिए उसको बेच के उससे भी पूरा किया होगा। अगर आज वो कह दे सरकार ये तो सरकारी तुम्हारा नहीं है, तो उसके दिल में क्या बीतेगा। जिसकी एक छोटी झोपड़ी थी, उसने थोड़ा चादर लगाने का काम किया, उसको तोड़ दोगे तो उससे उसके मनोमस्तिष्क में क्या परिणाम होगा। ये देखिए, ये वही लोग हैं जिन्होंने 1962 की लड़ाई में अपने जेवर तक देश को देने का काम किया। हमारी सेना उतनी नहीं थी वहाँ पे उस समय, लेकिन फिर भी चाइना को घुसने नहीं दिया। वही तो हमारे ब्यास घाटी दारमा के लोग थे, चौदास के लोग थे, जो निःशुल्क सीमा के प्रहरी थे। उन्होंने ही तो उस सीमा की रक्षा की। जब पूरे नेपाल में माओवाद चल रहा था, तराई में माओवाद घुस गए थे, तब भी वो खुला बॉर्डर हो गया, वहाँ पे माओवाद का कोई असर नहीं हुआ। वो सीमा के लोग थे। आज उन्हीं सीमा के प्रहरियों को आप सरकारी भूमि के नाम से भूमि से बेदखल करोगे तो कहाँ से उनका जीवन सफल होगा। मैं मान रहा हूँ प्रधानमंत्री जी के आने से मेरी विधानसभा का जो है आदि कैलाश ओम पर्वत वाला रूट बहुत आगे बढ़ गया। जो उम्मीद नहीं थी उस उम्मीद से कई आगे चले गया। लेकिन वहाँ के जो लोग हैं जिनकी तपस्या थी उनको तो कुछ नहीं मिला। वो तब जो है सफल माना जाएगा जब उनको अधिकार मिलेगा। और फिर जनजाति के लोग, भाई ट्राइबल के लोग हैं, वो पीढ़ी दर पीढ़ी रह रहे हैं, उनको तो वैसे ही अधिकार दे देना चाहिए।
सरकार को जो ऑलरेडी शिवधाम है, आदि कैलाश, ओम पर्वत, कैलाश, उसमें शिवधाम बनाने की जरूरत ही क्या है? ठीक है, बढ़िया रास्ते बना दीजिए, बढ़िया जो है वहाँ पे टूरिज्म डेवलप करने के लिए विकसित करिए। आपको 1500 नाली ज़मीन को एक्वायर करने की क्या ज़रूरत पड़ी? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई देश का बड़ा पूंजीपति को आप उसको सौंपने जा रहे हैं? तो ये कहीं ना कहीं वहाँ के लोगों के साथ छलवा हो रहा है। बाकी तो प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद, उन्होंने आया, उन्होंने वहाँ को जो है आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन शिवधाम के नाम पर जो 1500 नाली ज़मीन ले ली गई है, तो उस ज़मीन का उपयोग भी तो बताएं कि आप शिव जहाँ भगवान जो है साक्षात हैं, वहाँ पर आपको धाम बनाने की क्या ज़रूरत पड़ गई? एक सोचनी भी सही। जबकि वहाँ के लोगों को आपने सरकारी मदद देनी चाहिए थी, उनको कहना चाहिए था बढ़िया होम स्टे बनाइए, बढ़िया यहाँ के जो लोकल व्यंजन है उसका प्रचार प्रसार करिए। अब वो उनके बाद जब ज़मीन ही नहीं बची, कुछ नहीं बचा, तो क्या करेंगे? वो तो सारा सरकार ले गया। पहाड़ में गुंजी जैसे जगह में 1500 नाली, आप आकलन करिए। तो मुझे तो कहीं ना कहीं एक बू आती है कि उस अध्यात्म के क्षेत्र में भी इस डबल इंजन की नज़र पड़ गई है। ये उसको भी खा जाना चाह रहे हैं शिवधाम के नाम पर। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा, जब तक मैं जिंदा हूँ, इनके मंसूबे पर इनको जो है सफल नहीं होने दूंगा। जस्ट चैन यार, ये बड़ा घी पे नमक, क्या बात है। तो जब घर में रहते हैं यही नाश्ता रहता है? मैं तो जून तक भी जो है मडू की रोटी। आजकल थोड़ा ये तो पतले हो गए, काम चल रहा है, घर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो किचन किचन सब अस्त व्यस्त है। नहीं तो चूल्हे की, वो चूल्हा फिट कर रखा है बगल में, उसका वो थोड़ी मोटी होती है ना, रोटियां अच्छी लगती हैं। कहते हैं ये वो, मैं इसकी परवाह नहीं करता। और माता जी कहते थे बेटा खा, अगर मरेगा भी तो खा के मरा कहेंगे। नॉर्मली आज भी 9-10 रोटी तो मैं नाश्ता करता हूँ, नॉर्मली मेरा। अच्छा, अभी विधानसभा सत्र में एक बात नहीं आई थी वो कि विधायक तो अपने घर ही नहीं रह रहे हैं, शादियां देहरादून में हो रही हैं, इधर हो रही हैं। मैंने तो देखो सब कुछ यही किया, बिटिया की शादी भी करी तो इसी घर में किया। और मेरा भविष्य में भी यही है कि भाई जब भी कोई अगर कुछ होगा तो अपने घर पर करेंगे, ऐसा थोड़ी ना बाहर जाके पैसा देना पड़ेगा। यहाँ तो कम से कम मेरे पास सारा सुविधा उपलब्ध है। ये भी है। हमारा फूड वैसे इतना अच्छा है, फिर भी इतना पॉपुलर नहीं हो पा रहा है, क्या बात? किसी ने इसकी ओर ध्यान ही नहीं दिया, बल्कि लोकल प्रोडक्ट को जो बढ़ाने की जिम्मेदारी अगर किसी राजनेता ने ली तो वो हरीश रावत जी, उनके सरकार में ही ये सब जो उत्पादक थे, इनकी कीमत भी बढ़े, इनके लिए प्रोत्साहन भी रखा गया। मुझे याद है मुंशियारी में मिनी टेक्सटाइल पार्क निर्माण जो आधा है आज भी, उसका निर्माण हो रहा था। उनका कहना था कि हमारे गांव के जो लोग हैं कि भाई जो भी अपने चाहे ऊनी कपड़े हैं जो भी हैं, इसका उत्पादन करके वहीं पर मशीनें लगी, वहीं पर उत्पादन होगा, वहीं से उनको मार्केट मिलेगा। आज आप स्थिति ये देखिए, जो भेड़ पालक हैं, भेड़ पालकों की संख्या कम क्यों हो रही है? कठिनाई बहुत है, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं है। वो जो उसके ऊन होते थे, अब वो ऊपर वहीं छोड़ दे रहे हैं। पहले ऊन की बड़ी कीमत होती थी भेड़ की, अब उसका रेट नहीं मिल रहा, मार्केट रेट, कहीं सुविधा है नहीं तो वो ला नहीं रहे। अगर वही ऊन नीचे आता, उसी को अगर मशीनों में जो है मिनी जो हमारा टेक्सटाइल पार्क बनाया जा रहा था, उसमें अगर उसका यूज होता, उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती, तो लोगों को फ़ायदा मिलता, सही कीमत मिलती है, घर पर मार्केट मिलता ना। नहीं, आप बिल्कुल से, मैं भी चरवाहों के साथ एक मैंने रिपोर्ट की थी, कहीं जंगल में हम गए थे, वो यहीं कहीं बागेश्वर साइड से आते हैं, चोरगलिया, वो पूरा जो उनका निकाला हुआ ऊन है वो पूरा वही फेंक के आए। हाँ, वही प्रॉब्लम वही है ना। पहले वो क्या करते थे, जो अपने बकरियों में करफज बना के उसके माध्यम से वो मार्केट में लाते थे, और ऊन धुलाई केंद्र होता था,
कताई केंद्र होता था मुंशियारी में ही। फिर उसमें वो कताई वो करके फिर आपने देखा होगा मैं अक्सर पट्टू पहनता हूँ, कोट पहनता हूँ, लेकिन अब वो मुंशियारी में नहीं मिल रहा, मुझे उत्तरकाशी से मंगानी पड़ती है। वो चीज़ें यहीं बनते थे तो फिर यहीं बनता था। उसके देखिए पंखी बनती थी, आपके थुलवा बनता था, दन बनते थे, कालीन जिसे हम कहते हैं, ये सब विलुप्ति की ओर। अब सब वो आपके उधर भदोही वाले आ रहे हैं जिसका कोई बेनिफिट ही नहीं। अगर वो उनका बनता तो उसका एक और महत्व और रहता। और पुराने ज़माने में आपने देखा होगा अधिकतर पुराने में क्या, अभी भी अगर आप गांव में जाएंगे तो लोगों के यहाँ बड़े बड़े बकरियों के खाल बिछाने को मिलते हैं, क्योंकि वो जाड़ों में बड़ा गर्म होता है और उसका कहीं ना कहीं बेनिफिट भी होता है, लोगों को स्वास्थ्य के लिए भी ठीक है। अब हम तो जो भी ये सब सिंथेटिक यूज कर रहे हैं आज, तो जिस दिन हम अपनी इस माटी से अपने जो इष्ट हैं इनसे अगर बाहर को जाएंगे तो कहीं ना कहीं पछतावा होगा। और जो खुली हवा में यहाँ जिसको चाहे उसके साथ बात कर सकते हैं, जिसके घर में चाहे वहाँ चाय पिलाओ, नाश्ता करने, खाना खाने जा सकते हैं। प्लेन में ऐसे कहाँ जा पाएंगे? और प्लेन में किसी को आवाज़ लगाओगे वो भी नाराज हो जाएगा। या तो घर के छत में खड़े होकर भी आवाज़ लगा सकते हो, चाचा चाची क्या है। तो इसका एक अपने गांव में रहने का एक फायदा है। सबसे मेन मैंने यही देखा। और जो आप अपने लोकल बाजार में निकलते हो, भाई लोग मिलते हैं, तो उसका एक कुछ और आनंद रहता है। घर से बाहर तो आदमी सीमित जितना उसका जमीन होगा, चाहे वो 10 एकड़ में क्यों ना बना हो, 10 एकड़ में ही अंदर ही पैक हो जाएगा। लेकिन गांव में नहीं होगा। गांव में आप कभी किसी की बारात में चले गए, किसी के यहाँ नामकरण में चले गए। हमारे यहाँ तो गाय का जिस दिन दूध चढ़ाते हैं उसको किल धुवाई कहते हैं, उसमें भी लोग जाते हैं रिश्तेदारी में एक दूसरे के यहाँ। उस दिन खीर बनता, सारा जो उसका दूध इकट्ठा होता है उसी